का वैल्यू और मोमेंटम का डायरेक्शन। मोमेंटम का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। का वैल्यू क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इज दिस वन, ये है ना डायरेक्शन, ठीक है। और वैल्यू क्या है इसका? 2 इंटू 2 4, यूनिट्स बाद में लिखेंगे, ठीक है। नाउ दिस इनिशियल मोमेंटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स। तोड़ सकते हैं ना? नहीं तोड़ सकते? ये वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, ये 90, ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो इधर वाला मोमेंटम ये क्या लिखेंगे हम? 4 cos 60 डिग्री आई कैप, ठीक है। और इधर वाला क्या लिखेंगे हम? 4 sin 60 डिग्री माइनस जे कैप। ये आया हमारा इनिशियल मोमेंटम। बताइए, डायरेक्शन के साथ लिखना है और कुछ। स्ट्रेट लाइन दिया होता तो आप आराम से लिख लेते, ये और ये। बताइए क्या लिखते इसको? 4 आई कैप, और बाद वाला भी क्या लिखते? 4 जे कैप और 4 आई कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में था। स्ट्रेट लाइन की जगह ये एंगल पर दे रखा है, तो एंगल पर दे रखा है तो एंगल वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आई और जे में रिजॉल्व करके। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 4 cos 60 और 4 sin 60, ठीक है। फर्क यही है, 4 sin 60 इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। फाइनल लिखो, चलो खुद से फाइनल लिखो, फाइनल वाला लिखो। ऐसे ही डायग्राम बनाकर लिखो, पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर उसको, ठीक है। दिस इज 60 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री, और इसके दोनों कंपोनेंट्स बनाओ, ये वाला और ये वाला बनाओ। तो एप्लीकेशन ही था रिजॉल्विंग वाले का, कल सीखा था ना रिजॉल्व करना दो परपेंडिकुलर में, उसी का एप्लीकेशन है। मैं आपको बस वही बोलता कि रिजॉल्व करो तो आप कर लेते आराम से। मैंने बस आपके चेंज पूछा है, रिजॉल्व करके घटाने बोला है, और क्या बोला है चेंज करने के लिए। 4 cos 30 आई कैप प्लस 4 sin 30 जे कैप, ये आया। हाँ, तो इस बार ये जे कैप वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा। नाउ हाउ डू वी राइट चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल। कर दीजिए फाइनल माइनस इनिशियल। 4 cos 30 आई कैप प्लस 4 sin 30 j cap minus what is initial? 4 cos 60 I cap minus 4 sin 60 j cap। ठीक है, उसके बाद आई कैप और आई कैप वाला साथ में क्या लिखेंगे हम? 4 cos 30 minus 4 cos 60 I cap plus 4 sin 30 plus 4 sin 60 j cap। माइनस और माइनस मिलकर क्या दे देगा? प्लस। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है इसमें?
तो ये होगा हमारा क्या, चेंज इन मोमेंटम। आया ये हम सबका। फोर्स लिखिए अब, कैलकुलेट फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिखिए। टाइम को तो आई कैप जे कैप से कोई मतलब नहीं है, दोनों को 0.01 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। ये आया हमारा फोर्स का वैल्यू। पूरे फोर्स को हम टाइम से डिवाइड करें, फिर टाइम को अलग अलग लिख लेंगे। एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ। ये आ गया फोर्स डायरेक्शन के साथ कितना फोर्स एक्ट करेगा। इसके बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो पता होना चाहिए। दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसको एक्स और वाई में तोड़कर करना। आई कैप और जे कैप लिखकर करना, आंसर हमेशा सही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, और जैसे सिंगल डायरेक्शन में सॉल्व करते थे वैसे करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये दिमाग में अब तक सेट हो जाना चाहिए। दो डायरेक्शन में दोनों को तोड़ेंगे, सिंगल सिंगल डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे आई और जे में, और फिर दोनों को आई और जे में ऐड कर देंगे। ये करो। स्विमर है ए पॉइंट पर, वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिसमें उसको 100 मीटर ये विड्थ क्रॉस करना है। ठीक है, आपकी रिवर की जो स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है कि स्विमर बैंक से अपोजिट फेस से कितनी दूर जाकर पहुंचेगा, बताइए। ये भी सिखा रखा है। अगेन सेम थिंग, देयर आर टू डायरेक्शंस, है ना। एक तो वो सीधा भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, सोचो कैसे बनेगा। ये आंसर सही आना चाहिए।
बताओ, दो अलग अलग डायरेक्शन है, दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा. इक्वेशन इज सेम फॉर बोथ द डायरेक्शन, बट यू हैव टू रिलेट दोस टू डायरेक्शन. बस और कुछ नहीं करना है. बताओ, अगर रिवर नहीं बह रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता है क्रॉस? ये तो कर सकते हो ना. कितना टाइम लगता है? 25 सेकंड. ठीक है. रिवर अगर नहीं बह रहा होता, टाइम वुड हैव बीन व्हाट? 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 सेकंड. बट रिवर तो बह रहा है. तो अगर जो ये आदमी है, स्विमर है, स्विमर की खुद की तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना बेटा इस डायरेक्शन में, है क्या? नहीं ना. सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन से वो कूदा है. वो इधर जा ही नहीं रहा है. खुद की वेलोसिटी 0 दे रखी है. कुछ दे रखा होता तब अलग बात होता, और डिफिकल्ट हो जाता, बट इसकी तो इधर की कोई वेलोसिटी नहीं है. तो इसका मतलब इस साइड वाला मूवमेंट जो होगा स्विमर का, वो किसकी वजह से होगा? रिवर की वजह से होगा, है ना. तो रिवर जो है स्विमर को कितनी वेलोसिटी देगा? 2 मीटर पर सेकंड का. हो गया. टाइम तो उतना ही लगेगा बेटा, जितना देर वो पानी में रहेगा उतना ही देर उधर मूव करेगा. 2 मीटर पर सेकंड इंटू 25, 50 मीटर, 50 मीटर. समझ आया ये? टाइम तो उतना ही लगेगा ना, उसको रिवर क्रॉस करना है. फर्क यही होगा कि ये सीधा ना जाकर, ठीक है, कूदा तो वो सीधा होगा, वो अपनी तरफ से वो जा, खुद अगर देखेगा तो वो उसको लग रहा होगा कि हम जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंचेगा कहाँ? यहाँ. क्यों यहाँ पहुंचेगा? क्योंकि रिवर उसको इधर धक्का दे रही होगी कि भाई तू इधर मत जा, इधर जा. इधर करते 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 वो उसको इधर लेते जाएगा. कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया गया, वो थिंक इंडिपेंडेंटली वाला, कि दोनों डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली सोचना है और सॉल्व कर. स्विमर का अगर मैं आपको वेलोसिटी ऐसा कुछ देता तब दिक्कत होती. ठीक है, क्योंकि उसके फिर दो कंपोनेंट्स होते, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन. फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल कर हमको सॉल्व करना पड़ता, बट मैंने तो दिया नहीं, कि आप वो अभी कर नहीं पाएंगे. अभी आपको बस इतना ही सोचना है कि दो डायरेक्शन को रिलेट करने के लिए क्या है हमारे पास? टाइम. ठीक है, जितना देर वो पानी में रहेगा उतना ही देर वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? तो ये दो क्वेश्चंस कुछ सीख लेते हैं. अब कल हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में सीख रहे थे, और स्प्रिंग फोर्स का हमने कंप्रेशन देखा था. नाउ द स्प्रिंग फोर्स का हमें एक्सटेंशन देखना है. दिस इज द नॉर्मल पोजीशन. ठीक है, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, एक्स डिस्टेंस से मान लो इधर एक्सटेंड, हो सकता है दोनों डिस्टेंस अलग अलग हो. एक x1 हो सकता है, एक x2 हो सकता है. कंप्रेशन में x1 और इसमें x2. अगेन जस्ट सोच कर देखो, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, है ना, तो स्प्रिंग आपको किधर खींच रहा होता है? अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर स्प्रिंग का फोर्स अगर हम दोबारा लिखें, तो कैन यू सी दैट इट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, जब हमने कंप्रेस किया था तो किस डायरेक्शन में था? इधर वाला. जब हमने एक्सटेंड किया तो भी किस डायरेक्शन में था? इधर वाला. दोनों में कॉमन क्या है? बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन. जहां से शुरुआत हुआ है उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. कैन यू सी दैट? ठीक है, तो इस फोर्स की क्या क्वालिटी होती है?
ऑलवेज, तो लिखा था टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अब हमेशा लिखेंगे ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, चाहे जो हो जाए। और फोर्स का वैल्यू अभी भी क्या होगा, माइनस के एक्स। कैसे होगा माइनस के एक्स, क्योंकि आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, और स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा है, उसके अपोजिट। अभी भी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस के एक्स। तो आपने अपने क्लास 9 के प्रिपरेशन में कोई ऐसा सिचुएशन पढ़ा है जहां पर फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लग रहा था? पढ़ा होगा तभी पूछ रहा हूँ मैं। एक ही चीज पढ़ा है जो एग्जाम में आया था 5 नंबर का, नहीं आया? सिंपल पेंडुलम नहीं आता 5 नंबर बनाने, पेंडुलम, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, एक आसान सा सवाल कर लेंगे इसके। अच्छा, कैन यू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के? फाइंड द यूनिट ऑफ के, कुछ करो। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो हमने बोला, अच्छा इसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके? स्प्रिंग कांस्टेंट is also known as spring constant. It is a property of its material, material की property होती है। स्प्रिंग का मटेरियल चेंज करते जाओ, के का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये दे रखा होगा एग्जाम। What is the unit of K? Very good. Force is equals to minus kx. फोर्स का वैल्यू क्या होता है बेटा, न्यूटन। x का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब ध्यान रखना, आपको जब एग्जाम में वहां क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में दे रखा होता है, ठीक है, शुरू वाले पेपर में ही, ठीक है, शुरू का जब पेपर होगा ना बैच रीसफलिंग के लिए, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे रखा होगा, इसको ठीक कर लेना। शुरू में ही अच्छे बैच में पहुंच जाना है, लेट नहीं कर। फाइंड द यूनिट ऑफ के, न्यूटन पर मीटर। तो सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग। स्प्रिंग में कुछ पूछना है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, पहला टाइप ऑफ फोर्स था। कैसे लिखते हैं हम, कैसे डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर के साथ और नंबर के साथ, हमेशा किधर बनाएंगे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगला, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी वाले फोर्स में दो केसेस आएंगे आपके लिए। एक तो ये नॉर्मल वाला जो शुरू के 2-3 क्लास में चलेगा, ये एक बॉक्स है, सीधा सीधा टेबल पर रखा हुआ है, तो ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास पर जाएंगे और नीचे लगा देंगे। अगर इसका m है तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, mg, ठीक है। और भी फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर, वो बाद में करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन अभी पढ़ने के बाद, ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे हम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीधा वाला नहीं होगा, ये होगा, इसको हम क्या बुलाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन। इसका एंगल आपको थीटा दे रखा है और इस बार ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, मास m का वैल्यू अभी भी क्या होगा, mg। किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड्स। Now I am asking you to resolve this in these two parts. करिए, रिजॉल्व करिए, इस mg को तोड़िए, एक इधर और एक उधर।
फोर्स को रिजॉल्व करा था ना हमने, उसके लिए आपको एंगल चाहिए होगा, एंगल खुद से ढूंढिए क्या होगा एंगल। पहली बार कर रहे हैं, ध्यान से करिए, फिर डायरेक्ट लिखेंगे आप वहां। थीटा मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपको खुद से एंगल ढूंढना है रिजॉल्व। सही है। क्या मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। नई चीजें हैं इसलिए ना, नहीं है हम लोग से भी नहीं पता था। ये है कि we saw this first time in class। ठीक है, so this one is acting along this inclined plane, है ना। तो उसको अगर एक्सटेंड कर दे तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, थीटा। mg will act, कैसे एक्ट कर रहा था बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो mg बनाया हमने नीचे, ये कैसा था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये वाला भी mg इस हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होगा, 90 डिग्री। व्हाट इज दिस एंगल, 90 माइनस थीटा
और इधर वाला दिस विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो दिस विल बी थीटा। कर लीजिए रिजॉल्व। mg cos थीटा, इधर गिरेगा तो cos गिरेगा ना, ये देखो थीटा की तरफ अगर गिरेगा तो क्या होगा, cos थीटा, mg cos थीटा। थीटा से अवे गिरेगा तो mg sin थीटा। थोड़ा उल्टा दे रखा है और क्या, बट दिमाग तो वैसे ही चलेगा। थीटा की तरफ गिराएंगे तो क्या लेंगे, cos, थीटा से अवे गिराएंगे तो क्या लेंगे, sin। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं जो बार बार आपको लेने होंगे वहां पर। हो सकता है कभी ये एंगल ये थीटा ना देकर ये दे दे, तो ये थीटा देगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाएगी चीजें। ठीक है, एंगल का ध्यान रखना कि कौन सा एंगल दे रखा। तो क्या हम ग्रेविटेशन फोर्स वाले को mg को आराम से रिजॉल्व कर पाएंगे अब दो कंपोनेंट्स में, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस। दिस इज पैरेलल टू द सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, क्लियर है ये सभी के दिमाग में, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो एक फोर्स हमने स्प्रिंग का देखा, एक फोर्स हमने ग्रेविटी का देखा, अगला फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आते ही बेटा दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज है कि अगेन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कभी टेढ़ा नहीं एक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, ऐसा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर का ये मतलब हुआ। जरा इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन बनाना, इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा, वैसे ये सरफेस इस तरह से, तो इन दिस डायरेक्शन, है ना। सरफेस का हमें क्या बना देना है, परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज, कुछ पूछना है इसमें, नहीं, बढ़िया। और दूसरा, it will always act towards the surface. It will always act towards the surface. अब इसका क्या मतलब है, अभी मैंने जब ये बनाया था थोड़ी देर पहले, तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने ऐसे बना दिया था एरो ऊपर देकर, विच इज रॉन्ग। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इधर उल्टा, it will act towards the surface। ठीक है, इसका बनाओ नॉर्मल रिएक्शन, ये ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री बनाना, शुरू में बनाना, फिर तो लिखने लगोगे एक बार अच्छे से। नॉर्मल रिएक्शन हम ऐसे बना। ठीक है, अब कुछ केसेस के नॉर्मल रिएक्शन बनाने हैं। ये बॉडी है हमारा, कैन यू ड्रॉ बॉडी, कैन यू ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस बॉडी ड्यू टू दिस फ्लोर, फ्लोर की वजह से, है ना। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्स उसको फ्लोर जो है बॉडी को धक्का दे रहा होगा, बॉडी किसको धक्का दे रहा होगा, फ्लोर। तो अगर इस वाले पोर्शन को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जाकर देखें, ठीक है, तो बेसिकली
ऐसा होगा कुछ। उठा इसलिए दिया है ताकि बताने के लिए कि फोर्स कैसे बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला बॉडी इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा N1, ठीक है। और जो जमीन है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा N2, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है बेटा? क्या देखो आप ध्यान से, क्या न्यूटन के थर्ड लॉ में जो पॉइंट्स हमने लिखे थे सारे एप्लीकेबल हैं? क्या फोर्स अपोजिट है? वेरी गुड। तीसरा वाला पॉइंट जो हम भूलते हैं क्या है? क्या फोर्स दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रहा है, N1 और N2? और रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में? वैल्यू वाइज, डायरेक्शन वाइज तो अलग अलग है, बट वैल्यू वाइज N1 will be equals to what? तो ये लिखना होगा आपको वहां पर। Can you write this normal reaction along with gravity, दोनों को जोड़कर? Can you do it? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखना है, ग्रेविटी, मास इज m, ग्रेविटी का अलग से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन का अलग से लिख लेंगे, थोड़ा तो लिख ही सकते हैं ना फोर्स को। फिर वेक्टरली दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या बेसिक में गलती होती है वो सीखेंगे हम यहाँ पर अभी। ड्राइंग, ड्राइंग तो शायद सबका सही है, इक्वेशन लिखने में क्या गलत करते हैं हम। अच्छा ये तो क्लियर है ना, नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आएगा, थर्ड लॉ। along with gravity, तो along with gravity अगर हम लिखें तो नॉर्मल रिएक्शन तो वही होगा बेटा, N2, ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो बराबर है ना, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और साथ में क्या लिखेंगे, mg। ये आया आपका बॉक्स का। और जमीन पर क्या लग रहा होगा, ऐसा कुछ बना आपका? हाँ, कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर बॉक्स, फोर्स इक्वेशन फॉर बॉक्स given that the box is in equilibrium? इक्विलिब्रियम का मतलब आपको बताया था क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। टॉर्क की तो बात ही नहीं कर रहे, तो अभी हम क्या करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करेंगे। मान लीजिए बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, कैन यू राइट द रिलेशन बिटवीन N2 एंड mg? डन। तो आई होप हमने ये लिख दिया होगा, mg इज इक्वल्स टू N2, बराबर होने चाहिए दोनों, नहीं तो बॉक्स क्या होगा, हवा मोड़ने लगे ऊपर, अगर N2 बड़ा हुआ तो, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो आपने ये इक्वेशन लिखा या कुछ और लिखा, ये लिखा mg इक्वल्स टू n2 लिखा, ठीक है, एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, बट वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म f नेट, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, यही गड़बड़ होता है यार। एफ नेट पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे किसी एक को भी, आप चाहो तो mg को पॉजिटिव ले सकते हो, तो उस समय क्या लिखते हैं mg माइनस n2, मैंने ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है क्योंकि बाय कन्वेंशन वही पॉजिटिव होता है, तो n2 माइनस mg। अब ये करेंगे, एफ नेट क्या आएगा इक्विलिब्रियम के लिए, 0। शॉर्टकट की तकनीक में ना ये खत्म हो जाता है दिमाग से कि कैसे आया था, और हम ये इक्वेशन ही गलत लिखना शुरू कर देते। ओके, कुछ पूछना है आपको इसमें? इक्वेशन कैसे लिखा है हमने, नेट फोर्स लिखा है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर n2 माइनस mg नेट फोर्स। नेट फोर्स 0 है, क्यों? बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट्स व्हाई। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होते, अगर बोल रहे थे कि नेट फोर्स 10 न्यूटन होता, तो क्या हो जाता, क्या लिख देते यहाँ पर, 10, रखते कि नहीं रखते? बस सीख गए आप, ये करना ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ n1, क्या होगा n1 का वैल्यू? सही बोल रहे हैं, बोलिए, सुनाई दिया मुझे कहीं। mg कैसे आया mg, कैसे आया, बस यही पूछ रहा हूं मैं, आया कैसे mg? क्योंकि हमने क्या लिखा होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से n1 इक्वल्स टू n2, और न्यूटन के सेकंड लॉ से, ये तो सेकंड लॉ से लिखा ना बेटा, एफ नेट इज इक्वल्स टू n2 माइनस mg, एफ नेट 0 था तो n2 का वैल्यू क्या आ गया था, तो ऐसे सोचना है। न्यूटन के थर्ड लॉ से नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम नेट फोर्स लिखते हैं, ठीक है? क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना आप? ये बेसिक सा चीज है, कुछ पूछना हो तो बताइए। अभी तो टेढ़ा हुआ ही नहीं है, अभी तो टेढ़ा भी होगा। चलिए, समझ में आ गया सब? इस बार दीवार है ऐसा, और ये रहा सीढ़ी, सीढ़ी का मास इज m, ठीक है, सीढ़ी का मास इज m, जस्ट राइट डाउन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी वाला लिखना है, एक्टिंग ऑन दिस सीढ़ी, सिर्फ ग्रेविटी वाला। ये आया? ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शंस लिखिए सीढ़ी पर जो लग रहा होगा, सोचकर ढंग से वो दो पॉइंट्स दिमाग में रख, ये दो पॉइंट्स दिमाग में रख, देखिए ये रहा दो पॉइंट जो दिमाग में रखना है। यही है बेटा, और कुछ नहीं है इससे टफ। क्या ही, अब क्या ही टफ पूछेगा, इक्वेशन लिखना है, फोर्स कभी 0 होगा, कभी 10 न्यूटन होगा, क्या ही होगा। देखो, कभी भी बेसिक नहीं बदल जाएगा, बेसिक हमेशा वही रहेगा। क्या है बेसिक? ये दो लाइन,
It is always perpendicular to the surface. It will always act towards the surface. कोशिश करना है, सोचना है और बनाना है। बन गया? हाँ, बन गया। चलिए देखते हैं इसको। तो अब जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, कितने सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट दो है। कैन यू सी दिस? टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट, एक नीचे और एक ऊपर। तो इस वाले सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे सीढ़ी इसको कैसा धक्का दे रहा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। टेढ़ा नहीं बनाएंगे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। टेढ़ा बनाएंगे तो सीढ़ी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और सेकंड वाले सरफेस पर सीढ़ी जो है इस तरीके से जमीन को धक्का दे रहा होगा। तो ये N1 मान लेते हैं, ये N2 मान लेते हैं। तो ये तो सीढ़ी ने इसको धक्का दिया जमीन को, अब जमीन भी इसको धक्का दे रहा होगा। तो जमीन जब इसको धक्का देगा तो N2 के लिए इधर N3 मान लेते हैं। हमेशा अलग अलग लेकर बनाना, ठीक है, जीवन आसान रहेगा। जब ऊपर कभी एक्सेलरेशन वगैरह दे देगा तब। यहाँ तो दिख रहा है दोनों बराबर होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। और इधर वाला ये N1 आया है तो ये N4 आ जाए। ये बना आपका। अभी आप N3 N4 Mg को लेकर इक्वेशन नहीं लिख पाओगे क्योंकि N4 निकालने के लिए हमें टॉर्क चाहिए होगा। बस इतना डायग्राम बना हमारा सभी का। कुछ पूछना है? चलिए सी। डरना नहीं है बिल्कुल भी, कंसेप्ट रिमेन्स सेम। वहां भी कहीं परेशान नहीं होना है, ओके? टच करता हुआ है, एक पॉइंट पर टच कर करिए, आप साथ में लिखिए ग्रेविटी का फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। हो गया? जनरली हम जमीन वाला फोर्स नहीं दिखाते हैं अब। तो दिस विल बी mg, this will be your normal reaction, and this will be your normal reaction N2। नाउ ये दोनों लाइंस कहां से पास करेंगे बेटा? सीखा हमने लाइट वाले चैप्टर में।
नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू व्हाट, सेंटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अगर ये एंगल आपको दे दिया जाए 30 डिग्री, ये एंगल भी आसान कर लेते हैं 30 डिग्री। कैन यू राइट द रिलेशन बिटवीन n1 n2 एंड mg? वही है मोमेंटम वाला क्वेश्चन, तोड़कर कोशिश करो। आया ऐसा कुछ? देखो, ये डायरेक्शन था ना, ये था डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में उठाकर यहाँ रख दिया। ये इस डायरेक्शन में था, उसको उठाकर यहाँ रख दिया, तीनों को एक पॉइंट पर ले आए, उसके बाद रिजॉल्व कर लिया। दिस विल बी n1 cos थीटा, दिस विल बी n2 cos 30, और दोनों का सम इस डायरेक्शन में आएगा, और उस डायरेक्शन में और क्या फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा? mg। तो माइनस mg विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। f नेट, या तो बराबर लिख दो इक्वल टू वाला जो मैंने आपको मना किया है लिखना, या तो माइनस mg इज इक्वल टू f नेट 0। y डायरेक्शन में ये लिख देंगे, x डायरेक्शन में लिखो, क्या लिखोगे? अरे n1 n2 का इधर भी तो आएगा ना, लिखो 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 जल्दी से। क्या लिखेंगे? n1 sin 30 माइनस n2 इधर है ना, उल्टे साइड है, n2 sin 30 इज इक्वल टू व्हाट? 0। sin 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू व्हाट? n2। यू कैन सॉल्व फॉर n1 एंड n2। ठीक है, x cos 30 will give you what? mg, x का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें क्या तकलीफ हुई आपको ये बताइए? तकलीफ बताएंगे तब सॉल्व होगा ना इलाज। क्या तकलीफ हुई? ये वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा था, इसको उठा के यहाँ कैसे लिखे, ये तकलीफ हुई। तो बेटा एक चीज देखो, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लिखो या यहाँ पर 10 न्यूटन लिखो, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा ना। अभी भी इसका वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इट विल नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन है आपका वो लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, और क्या चेंज नहीं होना चाहिए? डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो n2 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? इस पॉइंट पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि वहां पर क्या एक्ट कर रहा है? mg, बराबर करने में हमें क्या होगा? सहूलियत। दैट्स व्हाई।
शिफ्टिंग में दिक्कत हुई क्या? ये n1 n2 ऐसे ही शिफ्ट करते हैं। डी स्टेयर का ही केस है बट अलग। बस स्टेयर के लिए आप बताओ, स्टेयर के लिए लिखो ग्रेविटी का फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। सिर्फ स्टेयर के लिए, जमीन के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं। और इनकेस अगर पता नहीं है तो चीजों को अब देख लो, फिर गलती नहीं होगा, आगे चल के गलती नहीं। हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इधर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इधर सरफेस 1 पर बताइए कैसा आएगा? सेम आ रहा होता तो क्वेश्चन तो पूछता नहीं मैं, है ना? तो कभी भी आप इंक्लाइंड वे में ऐसे रखो सरफेस पर, ठीक है? तो ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा, दिस वन, ये जो टेढ़ा है ना इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसा आएगा। आया ये आंसर आपका? देखो दो केसेस है, एक बार तो सीढ़ी ऐसे रखा हुआ हो, तो सीढ़ी जब ऐसे रखा हुआ होगा तो फोर्स ऐसा आएगा रिएक्शन, बट सीढ़ी जब ऐसे रखा हुआ होगा तो फोर्स जो है ऐसे, ये जो है इस तरीके से धक्का मार, ऐसे नहीं। तो एंगल पर आ गया ना वो, तो हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए सरफेस के, तो वो सरफेस को पॉइंट सरफेस मानना है और उसके परपेंडिकुलर, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, दो तरीके से सीढ़ी रखे, क्या फर्क पड़ा? तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में ऐसे ही चीजें बनती हैं, इसके लिए एकदम रेडी रहना है, ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है, नहीं पता है इसलिए आप यहाँ पर, पता रहता तो नहीं होते। चौथा इज टेंशन। टेंशन के ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग। इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, और बेटा स्ट्रिंग भी दो तरीके का होगा, ठीक है? जब शुरू में आप पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग विल बी मासलेस, और जब बाद में जब आप मैकेनिक्स में पारंगत हासिल कर लेंगे तो आपको स्ट्रिंग कैसा मिलेगा? मास वाला, और मास वाला के लिए करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है? तो ये कुछ उनके लिए छोड़ देते हैं और ये वाला हम कर लेंगे। मासलेस स्ट्रिंग में किस तरीके से टेंशन को लिखा जाता है, तो सपोज अगेन दिस इज माय ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे धागा बंधा हुआ है, ठीक है? ऐसे मान लो ये लटका हुआ है इस तरीके से, तो ये जो धागा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, है ना, ऊपर की तरफ। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो धागा का फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, और धागा का फोर्स टेंशन इज गिवन बाय टी। ग्रेविटी का जल्दी से लिख दो, यहां से mg, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन भी लिख दो, अब कर ही लिए तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर इक्विलिब्रियम का हम लिख देंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू टी माइनस mg, इक्विलिब्रियम में है तो 0, टी माइनस mg, टी विल बी इक्वल्स टू, याद रखना टी का वैल्यू mg कब आता है?
कब आता है? हाँ, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और स्ट्रिंग कैसा हो? मासलेस। दो चीज दिमाग में रखना बेटा, यहां पर गड़बड़ मत कर देना। और इक्विलिब्रियम, आप इतना सवाल इक्विलिब्रियम पे बना लोगे ना कि जब डायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा एक्सेलरेटेड वाला, तो उसमें भी T इक्वल्स टू mg लिखोगे, तो वो नहीं लिखना है ना। दो चीजें दिमाग में रखनी है यहाँ पर। गिवन क्या होना चाहिए? अच्छा, मासलेस को कभी कभी क्या लिखता है? वेरी लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो लाइट का भी वही मतलब होगा, वेरी लाइट। तो मासलेस लिखा होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा? मासलेस। ठीक है, तो एचसी वर्मा वगैरह जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं लिखा होगा तो इट विल बी मासलेस। ठीक है, तो एचसी वर्मा सॉल्व करना है 11th का फिजिक्स, बिल्कुल सॉल्व करना है, बिना उसके नहीं जाना कहीं भी। जब आपको वहां पढ़ा दिया जाएगा एचसी वर्मा सॉल्व करना है क्लास 11 का, 12 का नहीं, 11 का मैकेनिक्स। 12 के लिए और अच्छे बुक्स होते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है आपको टेंशन में? ठीक है, तो इसके बाद एक फोर्स और बचता है पुली का, तो वो कल करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे। ये सब पढ़ना है, ओके। इसका एक आध दो क्वेश्चन कर